हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। प्रचंड प्रयास के ऑनलाइन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे मैं शिखा मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, प्रचंड प्रयास अपनी पूरी टीम के साथ आप सभी हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए यहाँ पर प्रयासरत है और मेरी उम्मीद यही है कि आप सभी हमारे प्रयास में हमारा सहयोग करेंगे ताकि हम सभी के लिए और हम आप सभी के लिए और भी सार्थक प्रयास के साथ उपस्थित होते रहें। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आए हूँ ईवीएस का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक, पर्यावरण का बहुत ही अच्छा टॉपिक, प्रदूषण, जिसको समझने के लिए बच्चों को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि प्रदूषण में तरह तरह के प्रदूषण होते हैं और समझ में नहीं आता कि कौन सा प्रदूषण किन चीजों से हो रहा है। तो मैं आज आप लोगों का कोई भी डाउट रहने नहीं दूंगी और कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपके पास। मैं सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि प्रदूषण क्या होता है। हम पढ़ेंगे प्रदूषण क्या होता है, इसको एकदम संगठित तरीके से एक व्याख्या देंगे, एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण के प्रकार कितने होते हैं और किन किन प्रकारों में किन किन माध्यमों से प्रदूषण होता है। तो सबसे पहले हम प्रदूषण की एक व्याख्या करते हैं, एक परिभाषा देते हैं। तो वायु, जल या पृथ्वी पर अनुचित पदार्थों की मात्रा या उनके प्रभाव की वजह से हानि पहुंचना ही प्रदूषण होती है। देखिए, पर्यावरण अपने आप में बहुत स्वच्छ था, परंतु इसको प्रदूषित करने के लिए कुछ अनुचित चीजें ही ऐसी थी जो इनको प्रदूषित करने के लिए जिम्मेवार थी। जैसे कि अगर वायु में जाते हैं तो कुछ गैसें होती हैं जिनकी जो है अधिकता से वायु प्रदूषित होता है। उसमें धूल आ गया, धुआं आ गया और भी ऐसे कुछ गैसें हैं जिनकी अधिकता से वायु में प्रदूषण होता है। इसके बाद आता है पृथ्वी पे और जल पे। तो जब जल में जाते हैं तो सबसे बड़ा जल का प्रदूषण का कारण होता है प्लास्टिक। आप सभी देख रहे हैं इस टाइम प्लास्टिक पे बहुत मुहिम चलाई जा रही है कि प्लास्टिक हटाओ और पर्यावरण बचाओ, प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है। तो जल में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण, जल और मृदा भी कह सकते हैं, मृदा में भी प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण प्लास्टिक ही है। और मृदा में तरह तरह के रसायन वगैरह का भी इस्तेमाल हम जो करते हैं उनसे भी प्रदूषण होता है। तो जब हम जल और वायु के प्रदूषण को और मृदा के प्रदूषण को पढ़ते हैं तो हमको ये जानना जरूरी हो जाता है कि प्रदूषण कितने प्रकार के हैं, किन किन माध्यमों से ये प्रदूषण होते हैं और कैसे कैसे इनका निवारण किया जा सकता है। हम बिल्कुल क्रमवार तरीके से पढ़ेंगे कि कैसे कैसे प्रदूषण होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रदूषण के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है वायु प्रदूषण, फिर आता है जल प्रदूषण, फिर आता है भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और उसके बाद भी प्रदूषण आते हैं। उसमें आता है जलवायु प्रदूषण और प्राकृतिक प्रदूषण। वायु प्रदूषण नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि वायु में कुछ मात्रा अधिक होगी, कुछ गैसों की मात्रा अधिक होगी जिसकी वजह से वायु में प्रदूषण हो रहा है। जल में प्रदूषण यानी जल, जितने भी जल स्रोत है अगर उनमें प्रदूषण होता है तो जल प्रदूषण हो गया। अगर भूमि में प्रदूषण हो रहा है इसका मतलब हमारी मृदा में कुछ अस्वस्थता आ रही है, कुछ हानिकारक पदार्थ शामिल हो रहे हैं जिनको नहीं होना चाहिए था, तो मृदा में प्रदूषण हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण, नॉर्मल आवाज में आप बात करते हैं तो आपको किसी भी तकलीफ का सामना नहीं होता है, परंतु जब हम उन्हीं आवाज को शोर में बदल देते हैं, चिल्लाने में बदल देते हैं, तो वही जो है ध्वनि जो नॉर्मल में कभी भी हानिकारक नहीं थी वो प्रदूषित हो जाती है। आप सोच ही रहे होंगे कि ध्वनि से प्रदूषण कैसे हो सकता है। ध्वनि तो ध्वनि होती है भाई, गाना बजाते हैं हम, तो आप सोचिए अगर हम बहुत ही तेज आवाज में गाना बजा, आप थोड़ी ही देर बहुत ही तेज आवाज में गाना सुन सकते हैं, इसके बाद आपके सर में दर्द होने लगेगा। तो आप सोचिए सर में दर्द क्यों हुआ? अगर आपको किसी चीज से तकलीफ होगी तभी आपको दर्द होगा, और अगर आपको दर्द हुआ इसका मतलब वो आपको जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और अगर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो कहीं ना कहीं वो प्रदूषण है। तो प्रदूषण जो होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसके बाद है जलवायु प्रदूषण। अगर जलवायु प्रदूषण के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि जलवायु क्या होता है। जलवायु जो है, देखिए ऐसे नॉर्मली मौसम होता है, मौसम जो 2-3 महीने में बदल जाता है उसको बोलते हैं मौसम, परंतु जलवायु जो है एक लंबे समय के अंतराल को जलवायु कहते हैं। मौसम में जब कभी लंबे समय में कुछ बदलाव आते हैं उनको जलवायु कहते हैं। ये लगभग 30 से 35 वर्षों का अंतर होता है। तो आप सोचिए क्या जो आज मौसम है वही 35 वर्ष पहले था? तब जो हमारा प्रकृति था उसका वातावरण कुछ और था, आज हमारा वातावरण कुछ और है। और जब प्रकृति की यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस टाइम हमारा वातावरण
इससे बहुत ही भिन्न था। तो जलवायु प्रदूषण का मतलब ही हो गया कि हमारे जलवायु में जब चेंज आता है, एक लंबे अंतराल के बाद मौसम में कुछ चेंज आ रहा है, उसको बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। अब जब हम इसको क्रमवार तरीके से पढ़ेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इनमें किन किन तरह से बदलाव आ रहे हैं। इसके बाद आ गया प्राकृतिक प्रदूषण। देखिए, प्रकृति अपने आप में बहुत ही स्वच्छ और बहुत ही साफ सुथरा एक विषय था, परंतु इसको प्रदूषित करने के लिए बहुत सारे पदार्थ जिम्मेदार हुए। उसमें हम मनुष्यों का भी बहुत बड़ा हाथ है, और उसके बाद जो प्रकृति में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से प्रकृति का प्रदूषण और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और वो प्रकृति के लिए बहुत हानिकारक होता है। और प्रकृति से ही जुड़ा हुआ पूरी पृथ्वी पर पूरा समाज है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे कोई भी जीव जंतु है। इसलिए अगर प्राकृतिक प्रदूषण हो रहा है तो यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, और इससे हमें पूर्णतः बचने का प्रयास करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं वायु प्रदूषण। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि अगर वायु में प्रदूषण हो रहा है तो ये वायु प्रदूषण है, परंतु फिर भी हम देखते हैं वायु प्रदूषण आसमान में विभिन्न धुओं, गैसों और अन्य विषाणुओं के कारण होने वाला प्रदूषण होता है। इस प्रकार के प्रदूषण की प्रमुख स्रोतों में वाहन आता है, औद्योगिक कारखाने आता है, जलवायु बदलाव आता है, और ध्वनि प्रदूषण भी इसमें शामिल होते हैं। यानी वायु को प्रदूषित करने के लिए तरह तरह के स्रोत जिम्मेदार होते हैं। इसमें कुछ हमारी ध्वनियां होती हैं जो शोर के रूप में हम उत्पन्न करते हैं, वो भी वायु प्रदूषण में जिम्मेदार होती हैं। अगर जलवायु में कुछ परिवर्तन हो रहा है तो भी किन्हीं न किन्हीं गैसों के माध्यम से ही होता है, इसलिए उसको भी हम जलवायु परिवर्तन का हिस्सा मान सकते हैं, वायु प्रदूषण का हिस्सा मान सकते हैं। और उसके बाद औद्योगिक कारखाने तो बहुत ही बड़ी मात्रा में जो है वायु प्रदूषण करते हैं, क्योंकि वहां से बहुत ही हानिकारक धुएं निकलते हैं, और उन धुओं में सबसे ज्यादा हानिकारक होता है फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश एक ऐसा पदार्थ है जिसका अगर हम बढ़िया उपयोग करें तो उसका उपयोग भी संभव है, परंतु अगर वो डायरेक्ट जाकर के वातावरण में मिल जाता है, वायुमंडल में मिल जाता है, तो वो वायुमंडल को सबसे ज्यादा प्रदूषित करता है। इसीलिए अब हम फ्लाई ऐश के ईंटें वगैरह बनाने लगे हैं ताकि इनका हम सार्थक उपयोग कर सकें, इसको वायुमंडल में शामिल ना होने दें और हम वायु प्रदूषण से बच सके। आगे देखते हैं कि वायु प्रदूषण के प्रभाव क्या हैं। अगर हम वायु प्रदूषण हो जाता है तो हम किन किन प्रभावों से ग्रस्त हो सकते हैं। तो वायु प्रदूषण के जो प्रमुख प्रभाव हैं उसमें सबसे पहले आती है अस्वस्थता। यानी कि अगर वायु प्रदूषण होगा तो हमको तरह तरह की परेशानियां होंगी, हमको फेफड़ों की समस्या हो सकती है। देखिए, आपको इसमें दिखाया भी गया है, फेफड़े की बीमारी के लिए सबसे ज्यादा वायु ही जिम्मेदार होता है, जिसमें अस्थमा आता है, निमोनिया आता है। तो वायु प्रदूषण से फेफड़े की बीमारी हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिजीज, वही अस्थमा है, दमा है, इन तरह की जो बीमारियां होती हैं सभी वायु प्रदूषण से होती हैं। और डॉक्टर उनको सलाह भी देते हैं कि आप धूल धुएं से पूरी तरह से बच के रहिए। वायु में किसी भी प्रकार का प्रदूषण फैला हुआ हो तो आप वहां पे अपने नाक वगैरह को ढक के जाइए, क्योंकि वायु प्रदूषण में सबसे ज्यादा कारण होता है रेस्पिरेटरी डिजीज होने का। उसके बाद कफ हो सकता है, छींक हो सकती है, सीने में दर्द हो सकते हैं, अस्थमा हो सकता है, आंख नाक गले में जलन हो सकता है, और क्रोनिक डिजीज। आप देखते होंगे, अगर कोई दिल्ली का होगा तो उसको जरूर पता होगा कि वहां पर जब पराली जलती है उस टाइम पे दिवाली के आसपास का समय होता है, दीपावली के, पूरा वायुमंडल जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो जाता है। और जब हम वहां पर बाहर निकलते हैं उस टाइम हमारी आंखें इतनी लाल हो जाती हैं और हमें सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, आंखों में जलन होने लगती है। वो एक बहुत बड़ा जो है आप देख सकते हैं वहां पे बहुत बड़ा रीजन होता है वायु प्रदूषण का, पराली जलाने पे। इसलिए बहुत ज्यादा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा के किसान पराली जलाते हैं, परंतु उसका जो प्रभाव है वो सोचिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक भी आता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम एक जगह पे वायु में प्रदूषण फैला रहे हैं तो उसका प्रभाव केवल हम झेलेंगे, उसका प्रभाव एक विस्तृत समाज झेलेगा। इसलिए हमको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि हम वायु प्रदूषण से पूरी तरह से बचें, क्योंकि तरह तरह की डिजीजेस हो जाएंगी और जो है व्यक्ति इतना बीमारी महसूस करने लगेगा। अगर बीमार व्यक्ति होगा, एक व्यक्ति बीमार नहीं होगा, समाज बीमार होगा, और जब समाज बीमार होगा तो आपके सभी कार्य बाधित हो जाएंगे। और आपको इसीलिए इन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वायु में प्रदूषण से हम पूरी तरह से बचे रहें। अब देखते हैं वायु में प्रदूषण को कम करने के उपाय क्या हो सकते हैं। देखिए, कोई भी चीज जो आपकी वायु के लिए स्वच्छ हो, स्वस्थ हो,
उनको आप ज्यादा से ज्यादा उपयोग करिए, तो आपके वायु का जो प्रदूषण है वो दूर हो जाएगा। तो वायु के लिए सबसे अच्छा क्या होता है? पेड़ पौधे। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे ज्यादा साफ सफाई रखनी चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पटाखों को ना कहना चाहिए। मतलब दिवाली में जब हम पटाखे जलाते हैं उससे बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषण निकलता है, उन पटाखों को हमें नहीं उपयोग करना चाहिए, या फिर ऐसे पटाखे उत्पन्न बनाएं, ऐसे पटाखे छोड़ें जिनमें धुएं और प्रदूषण की मात्रा ना हो। उसके बाद सीमित कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए, जो हम खेतों वगैरह में करते हैं या घरों में भी करते हैं, जो है इन सब से भी प्रदूषण होता है, तो इसको सीमित करना चाहिए। सीमित विद्युत उपयोग करना चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में विद्युत का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिजली जब जहां बनती है वहां बहुत मात्रा में जो है प्रदूषण निकलता है। तो अगर हम कम यूज करेंगे तो हमें कम बिजली बनानी पड़ेगी और हमारा जो है वातावरण स्वच्छ रहेगा। कंपोस्ट का उपयोग करना चाहिए, यानी कि जो कूड़े होते हैं उनको हमें खाद बनाना चाहिए। कंपोस्ट का मतलब ही होता है खाद बनाना, उसको सड़ाना, गलाना, उसका भी एक पूरा नियम है। ऐसा नहीं है कि बस आप कूड़ों पे पानी डाल दीजिए वो गल गया और खाद बन गया, उसका भी एक रूल होता है। तो उसको हमें यही कोशिश करना चाहिए कि हमें लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए किस प्रकार हम कूड़ों का इस्तेमाल करके हम खाद बना सकते हैं और उसका सार्थक उपयोग कर सकते हैं। और कठोर नियम का पालन करना चाहिए, और हमें वाहनों वगैरह से निकलने वाले धुओं को जो है उसमें बदलाव लाना चाहिए। हम ऐसे वाहनों का उपयोग करें जिनमें धुओं की जो है मात्रा कम हो, धुएं ना निकले तो ज्यादा अच्छा है, ताकि हमारा वातावरण शुद्ध रहे और हमें स्वच्छ वायु में सांस लेने का मौका मिल सके और हम वायु प्रदूषण से पूरी तरह बच सकें। इसके बाद हम देखते हैं जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कई परिणाम हो सकते हैं जो मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और समाज को प्रभावित कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको वैसे भी बता ही दिया है कि वायु प्रदूषण किस हद तक जो है कि हमारे स्वास्थ्य को हानि करने के लिए जिम्मेदार होता है। अब देखिए आपके सामने मैं आपको दिखा रही हूँ प्रचंड प्रयास की टीम जो आपके लिए लाई है एक बहुत ही सार्थक प्रयास। यूपी बोर्ड के हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए हमारी ओर से, प्रचंड प्रयास की टीम की ओर से जितने भी कोर्सेज यहाँ पर उपलब्ध हैं एनसीईआरटी के 1 से लेकर के 12 कक्षा तक सभी पे 50% ऑफ का ऑफर चल रहा है। आप सभी हमारे ऐप पे आइए, विजिट करिए, देखिए और इन कोर्सों का लाभ उठाइए ताकि हमारी मेहनत की सफलता सुनिश्चित हो सके। तो मुझे उम्मीद है आप सभी जरूर से जरूर आएंगे और हमारे कोर्सेज का लाभ उठाने का पूरा प्रयास करेंगे। फिर आते हैं जल प्रदूषण पर। जल प्रदूषण क्या होता है अगर हम ये जानेंगे तो जल प्रदूषण वह प्रदूषण है जो जल संसाधनों को अनुचित रूप से प्रभावित करता है। यानी कि जल में कुछ भी अनुचित मात्रा में हुआ तो जल का प्रदूषण होगा, और अगर जल में प्रदूषण होगा तो उसमें तरह तरह के जीव जंतु रहते हैं, तरह तरह की वनस्पतियां रहती हैं, वो भी प्रभावित होंगी। हमारे कुछ बायोडायवर्सिटीज होते हैं जैसे कोरल रीफ्स वगैरह हैं, ये सब प्रभावित हो जाएंगे। और कोरल रीफ जो होता है ये बहुत बड़ा साधन होता है, बहुत तरह तरह के जीवों के रहने की जगह होती है, वो सभी प्रभावित होंगे। और फिर उसके बाद हमारे जो जल में पूरा एक बायोडायवर्सिटी है वो नष्ट हो जाएगी, जो हमारे वातावरण के लिए अच्छी नहीं है। इसमें जल में विभिन्न प्रकार के रासायनिक, जैविक एवं अन्य विषाणुओं का मिलावट होना शामिल होता है। यानी जल में आप विभिन्न प्रकार के रासायनिक वगैरह का यूज करते हैं तो उससे जल प्रदूषण होता है। हम देखते हैं जल प्रदूषण के कारण क्या होते हैं। जल प्रदूषण के प्रमुख कारण शहरों में औद्योगिक उत्सर्जन। जब हम उद्योग लगाते हैं तो उद्योगों से धुआं तो निकलता ही निकलता है, उसके साथ कुछ कचरे भी निकलते हैं। और हमारे यहाँ की विडंबना यह है कि हम उन कचरों को जैसे का तैसे ही नदियों में और जो है महासागरों में प्रवाहित कर देते हैं, हम उनको फिल्टर नहीं करते हैं। अगर हम उन्हीं कचरों को फिल्टर कर लें तो हमारे जो जल, जो वहां से निकलेगा जल, वो स्वच्छ जल जाकर के नदियों में मिलेगा और हमारी नदियां प्रदूषित नहीं होंगी। आप देख रहे होंगे दिल्ली में यमुना नदी इतना ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है कि इसमें फेने निकलते हैं, वो प्रदूषण का सबसे अंतिम स्तर होता है। इसीलिए यमुना नदी को मृत नदी भी कहा जाता है। और जितनी भी नदियां जो कारखानों के आसपास होती हैं सबका यही हाल है। गंगा नदी को देख लीजिए आप, कानपुर वगैरह में बहुत ही मतलब खराब हालात में है, उसमें नहाना चाहिए ही नहीं, परंतु हम जो है उसमें नहाते हैं और तरह तरह की बीमारियां भी ले लेते हैं। तो इसलिए जो है हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कारखाने मत लगाइए, कारखाने लगाइए, परंतु आप इसका भी ध्यान दीजिए कि हमारा पर्यावरण जिसमें हमें रहना है उनको भी हमें साफ रखना बहुत ही आवश्यक है। तो हमें वायु को कैसे साफ करना है, सरकार हर चीजों के लिए नियम कानून बनाई है।
परंतु हम उसका पालन नहीं करते हैं और उसका क्रियान्वयन होने में भी कुछ समस्या है, जिसकी वजह से वो क्रियान्वयन नहीं हो रहा है और लोग उसके लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। करना केवल इतना है कि जो है कचरे को आप रोक लीजिए और पानी को आप जाने दीजिए, स्वच्छ पानी जाएगा, नदियां साफ रहेंगी, परंतु यही हम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से औद्योगिक उत्सर्जन सबसे बड़ा कारण बना हुआ है शहरों में जो है जल प्रदूषण का। उसके बाद क्या है, कृषि के उपयोग से आने वाले उत्सर्जन, जल की अधिकता और निकट स्थलीय गंदगी का स्रोत। इसका मतलब है कृषि में हम रसायन यूज करते हैं वो जो है बह बह करके पानी में जाते हैं, उनसे भी जो है जल प्रदूषण होता है। और भी कृषि में कुछ जो है जो हानिकारक तत्व हम शामिल करते हैं ज्यादा उपज के लिए, वो सभी भी जल प्रदूषण का जो है कारण हो सकते हैं। होता क्या है, जब हम कृषि में रसायन डालते हैं तो वो जो है भूमि में जाता है और जब अंदर जाता है तो अंदर ही भूमिगत स्रोत होते हैं जल के, और वहां पे जाकर के जब वो मिल जाता है तो भूमि के अंदर के जल को भी प्रदूषित कर देता है। ऐसा नहीं है कि जल केवल धरातल पर ही जो दिख रहे हैं उतने ही हैं, जल भूमि के अंदर भी बहुत अधिक मात्रा में है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है प्रदूषण से पूरी तरह से बचे रहें, परंतु हम ये ध्यान नहीं रख पाते हैं और इसके परिणाम क्या होते हैं, जल मार्गों, नदियों, झीलों और समुद्रों के समृद्धि में कमी आती है, जलमग्नता की समस्याएं हो जाती हैं, पानी की प्राकृतिक संतुलन में बिगड़ जाता है और जल जीवन के संरक्षण की समस्याएं आती हैं। यानी कि जल में जो जीव रह रहे हैं वो जीव भी अपना संरक्षण नहीं कर पाते हैं, मृत हो जाते हैं। जो वनस्पतियां वहां पे रह रही हैं वो प्रभावित होती हैं। हमारी एक जैव विविधता है जल के अंदर, वो पूरी नष्ट हो जाती है, जल स्तर बढ़ जाता है और जल का जब तापमान ज्यादा होता है उससे और भी समस्याएं आती हैं कि जो जल में जो कोरल रीफ होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रभावित होता है, क्योंकि वो एक निश्चित तापमान पर ही जीवित रह सकता है। तो जल में प्रदूषण की तरह तरह की समस्याएं हैं और जो है मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं भूमि प्रदूषण पर। अब देखिए, भूमि प्रदूषण नाम से प्रतीत हो रहा है कि मृदा में कुछ प्रदूषण हुआ है। तो भूमि प्रदूषण वह प्रदूषण है जो भूमि की गुणवत्ता को कम करता है और प्राकृतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। यानी कि अगर भूमि जैसी होनी चाहिए, जिस भूमि में ज्यादा उत्पादकता होगी वो भूमि स्वस्थ होगी, परंतु अगर भूमि की उत्पादकता कम हो रही है, भूमि में प्रदूषण अधिक हो रहा है, तो वो प्रदूषण भूमि प्रदूषण कहलाएगा। और ये होता कैसे है, तो सबसे ज्यादा इसका कारण है कि औद्योगिक अपशिष्ट, कचरे, कृषि में जो है तरह तरह के रसायनों का उपयोग, ये सारी चीजें जिम्मेवार होती हैं भूमि प्रदूषण के। और इसका परिणाम क्या होता है कि मिट्टी की क्षमता में कमी आ जाती है, अनाजों का उत्पादन कम हो जाता है, उसके बाद उपजाऊ भूमि की हानि होती है, जल संसाधनों को प्रभावित करते हैं, जैव विविधता में कमी आती है। इसके अलावा भूमि प्रदूषण किसानों के उत्पादन और सामाजिक आर्थिक स्थिति पर भी असर डालता है, क्योंकि जो किसान होते हैं वो पूरी तरह से भूमि पर ही आश्रित होते हैं। अगर उनकी भूमि में उत्पादन कम होगा तो उनको लाभ कम होगा, तो उनका जीवन स्तर जो है वो जहां का तहां ही रह जाएगा, वो अपने जीवन स्तर को और अधिक ऊंचा नहीं उठा पाएंगे। और उसके बाद उनके घर में गरीबी, भुखमरी और तरह तरह की समस्याएं आएंगे, अशिक्षा, बच्चों को वो शिक्षा नहीं दे पाएंगे, स्वास्थ्य की समस्याएं आएंगी। तो इसलिए सोचिए एक भूमि प्रदूषण से किस प्रकार एक समाज पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि भूमि प्रदूषण हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें उन्हीं चीजों का यूज करना चाहिए, उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे भूमि के लिए लाभप्रद हो। और अभी जो है हमारे समाज में कुछ चीजें ऐसी आई हैं जो हमारे भूमि के प्रदूषण को कम करें। जैसे रसायनों की जगह, रसायनों में एक यूरिया का इस्तेमाल होता था, उसकी जगह हम नीम लेपित यूरिया लेकर के आ रहे हैं। नीम लेपित यूरिया का मतलब है कि यूरिया में नीम की पत्तियां होती हैं, इनका लेपन होगा, जिसकी वजह से वो भूमि को प्रदूषित नहीं कर पाएंगी। और भी ऐसी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि हम हमारे भूमि को हम स्वच्छ रख सकें, उनकी उत्पादकता को बढ़ा सकें। उसके बाद हम देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। देखिए, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। आम ध्वनि जो हम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, एकदम मध्यम मधुर संगीत आप सुन रहे हैं, वो कभी भी प्रदूषण नहीं होगा। परंतु आप शोर मचा रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं, वाहन जोर जोर से हॉर्न मार रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं, लाउड स्पीकर चला रहे हैं जिसमें बहुत ही तीव्र आवाज आ रही है जो कि हमारे कानों को भी सुनने में अच्छी नहीं लग रही है, तो वो होता है ध्वनि प्रदूषण। हम देखते हैं ध्वनि प्रदूषण वह प्रदूषण है जो ध्वनि के अनुचित उत्सर्जन के कारण होता है। इसमें अधिक और अनावश्यक ध्वनि का उत्सर्जन होता है जो वातावरण और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।
और ध्वनि प्रदूषण के स्रोत क्या हैं? तो जो है औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं वहां पे तरह तरह की बड़ी बड़ी मशीनें चलाई जाती हैं जिनसे बहुत अत्यधिक मात्रा में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो उन औद्योगिक क्षेत्र जो होते हैं वो ध्वनि प्रदूषण का स्रोत होते हैं। कारखाने होते हैं, कहीं निर्माण कार्य हो रहा होता है, वहां पे बहुत विभिन्न मशीनें लगाई जाती हैं। जैसे कुछ मशीनें होती है जो बजरी वगैरह जो मोटे मोटे पत्थर होते हैं उनको छोटे करने के लिए लगाई जाती हैं, उनसे बहुत तीव्र आवाज आती है। इसी तरह और भी मशीनें हैं जो लगाई जाती हैं और जिनसे बहुत ही तीव्र आवाज आती है, जिनसे ध्वनि प्रदूषण होता है। और इसके प्रमुख परिणाम क्या हैं? इससे हमारी सुनने की क्षमता कम हो जाती है। अगर सोचिए, अगर समाज में सुनने की क्षमता की हानि होगी तो इससे पूरा समाज प्रभावित होगा। जो बच्चे हैं अभी, वो जब युवा होंगे तो जो है उनकी सुनने की क्षमता उनके पास नहीं होगी और उससे वो अपने सभी कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे। और जब कभी भविष्य में वो माता पिता बनेंगे तो उनके बच्चों पर भी उनका असर आएगा। इसलिए हम कहते हैं जो आज का समाज है वो कल जो है एक नया समाज लेकर के आएगा। तो हमें अपने आज के समाज को भी बचाना है और भविष्य के समाज को भी बचाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। उदासीनता आ जाती है, तनाव हो जाता है। आप सोचिए, क्या अगर आपको कुछ विचार करना हो, लेखक वगैरह होते हैं वो बिल्कुल शांत वातावरण क्यों ढूंढते हैं कि क्योंकि उनको विचार करना होता है। विचार, आप ध्वनि जहां पे प्रदूषण हो रहा है, जहां पर शोर हो रहा है, वहां पे आप विचार नहीं कर सकते हैं। आपकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। आप कुछ सोच ही नहीं सकते हैं कि अगर आपको कुछ अच्छा सोचना है तो बिल्कुल ही नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, तो हमें उदासीनता आने लगती है, हमारे जो एक उत्साह होता है जीने का वो कम होने लगता है, तनाव अधिक होने लगता है, नींद में कमी आती है, रोगों में वृद्धि होती है। अगर आप सोएंगे कम तो आप तरह तरह की बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। शुगर है, बीपी है, ये सब क्यों आजकल बढ़े हैं? क्योंकि लोग सोते कम हैं। तो इसीलिए ध्वनि प्रदूषण से हमें बच के रहना है ताकि हम अपने जीवन को बहुत ही स्वच्छ तरीके से, बहुत ही स्वस्थ तरीके से बिता सके। उसके बाद आता है जलवायु प्रदूषण। देखिए, वायुमंडलीय गैसें अगर बहुत मात्रा में अधिक हो जाती हैं तो उन्हीं से जलवायु प्रदूषण होता है। जैसे आपने देखा होगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड को माना जाता है। और इसके कारण तो गैसें ही होती हैं, परंतु इसके प्रभाव बहुत हानिकारक होते हैं। क्योंकि अगर वातावरण गर्म होगा तो उससे हमारे जो ग्लेशियर्स है वो पिघल जाएंगे। अगर बर्फ नहीं रहेगी, बर्फ पिघल जाएगी तो महासागरों में जल का स्तर है वो बढ़ जाएगा, महासागर गर्म हो जाएंगे, महासागरों की जैव विविधता खत्म हो जाएगी, ग्लेशियर्स की जो जैव विविधता है वो खत्म हो जाएगी, ठंडे प्रदेश भी गर्म होने शुरू हो जाएंगे और हमारा पूरा वातावरण ही चेंज हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो बहुत तरह की समस्याएं आएंगी हमारे सामने। इसीलिए हमें जलवायु प्रदूषण से भी बच के रहना चाहिए और जलवायु प्रदूषण को सीमित करने का प्रयास करते रहना चाहिए। उसके बाद आता है प्राकृतिक प्रदूषण। देखिए, प्राकृतिक प्रदूषण वह प्रदूषण है जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं या प्राकृतिक घटनाओं के कारण होता है या प्रकृति के अंदर से होता है और मानव के नियंत्रण से बाहर होता है। कुछ उदाहरण, जैसे कि जंगल की आग। जंगल में आग लगती है, उसमें कोई हम कुछ नहीं कर सकते हैं और ना हमें पता होता है ये आग कहाँ से आई है, परंतु जंगल में स्वतः ही आग लग जाती है। ज्वालामुखी के विस्फोट। ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो उसमें बहुत भयानक मात्रा में जो है गैसें रिलीज होती हैं और जो कि हमारे वातावरण के लिए बहुत हानिकारक होती हैं, परंतु उस पर मनुष्य का कोई जो है बस नहीं है, कोई सीमा नहीं है, मनुष्य उसको कुछ सीमित नहीं कर सकता। ज्वालामुखी विस्फोट पहले भी होता था और अभी भी होता रहेगा। जंगल में आग लगती थी और अभी भी लगती रहेगी, वो स्वतः ही लगती है और स्वतः ही वो बुझती है। प्राकृतिक विक्षोभ होते हैं, प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जो कि प्राकृतिक प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होती हैं और इन सभी प्रदूषणों के कारण ही पूरा वातावरण प्रभावित होता है, सभी प्रभावित होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को आज का प्रदूषण का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी ने बहुत ही मस्ती के साथ इसको पढ़ा होगा, बहुत एंजॉय किया होगा और मुझे उम्मीद है आप सभी इसको बार बार पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो, प्रचंड प्रयास की पूरी टीम का प्रयास सार्थक लग रहा हो, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हम जिन बच्चों तक पहुंचने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं हमें वहां तक पहुंचना है, गांव गांव तक पहुंचना है, घर घर तक पहुंचना है, जिनको हमसे शिक्षा लेने की आवश्यकता है वहां तक पहुंचना है। तो हमारे साथ सहयोग बनाए रखिए, हमारे प्रयास में साथ देते रहिए, प्लीज हमारे चैनल को जरूर शेयर करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।